वो दोनों आराध्य की कार की तरफ बढ़ ही रही होती है कि एक कार आके उनके सामने रुकती है। कार का शीशा नीचे हुआ तो अंदर आदि बैठा हुआ था। आदि, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? आराध्य, भाड़ में जा रहे हैं, तुम्हें चलना है। आदि, तुम्हें जाना है, तुम शौक से जा सकती हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। रूही, तू मेरे साथ चल, मुझे भी मुंबई घूमना है यार, इतने टाइम बाद आया हूँ, प्लीज चलेगी ना मेरे साथ? रूही के बोलने से पहले ही आराध्य बोल पड़ती है। आराध्य, ओ हेलो मिस्टर, तुमसे किसी ने बोला नहीं था वापस आने को? वैसे भी जब तुम नहीं थे तो लोग अपने घरों में सेफ तो थे, कोई कूदता तो नहीं फिरता था। आदि, देखो मुझे ज्यादा मत पकाओ, मेरा मूड काफी अच्छा है, मुझे उसे स्पॉइल नहीं करना। आराध्य, तुम कोई चावल थोड़ी हो जो मैं तुम्हें पाऊंगी, लुम्बट कहीं के। आदि, वॉट, ये क्या होता है? रूही, जो तब से उनके बीच में खड़ी होती है, एक साथ चीख पड़ती है, बस करो, आप लोग तब से बच्चों के जैसे लड़े जा रहे हो। अरे ऐसे तो टॉम एंड जेरी भी नहीं लड़ते। और भाई, आपको घूमना है राइट, तो चलिए हम दोनों ही आपको मुंबई घुमा देंगे। आराध्य, पर रूही वो बसेरा। रूही उसकी बात बीच में ही काटते हुए, हम पहले बसेरा ही चलेंगे, वो भी तो मुंबई में ही है, फिर वहां का काम निपटाने के बाद ही कहीं और चलेंगे। ओके आराध्य, ठीक है, फिर मैं कार लेके आती हूँ। रूही, दूसरी कार की क्या जरूरत है, हम भाई के साथ ही चलते हैं। नहीं ना भाई, इससे टाइम भी बचेगा और पेट्रोल भी। आराध्य घूर के एक नजर आदि को देखती है, फिर पीछे जाके बैठ जाती है। रूही भी अपना सर हिलाते हुए जाके आदि के बगल में बैठ जाती है। रूही रास्ता बताती जा रही थी और आदि उसके बताए हुए रास्ते के हिसाब से ही कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद आराध्य का फोन बजता है। आराध्य देखने ही वाली होती है कि किसका कॉल है, तब तक आदि जोर से ब्रेक मारता है। आराध्य को एकदम से झटका लगता है और उसका फोन उसके हाथ से छूट के आगे आदि के पैरों की तरफ गिर पड़ता है। आदि फोन उठाता है तो किसी वीर के नाम से कॉल आ रही होती है। आदि आराध्य को उसका फोन वापस करता है। आराध्य एक नजर फोन को देखती है, उसके चेहरे के भाव एक पल को बदले, फिर वो फोन को वैसे ही साइड रख देती है। आदि शौक था कि आराध्य उस पे चिल्लाई नहीं। आदि मन ही मन सोचने लगा, आदि आखिर ये ज्वालामुखी फटी क्यों नहीं, इसे तो अब तक फट पड़ना, और ये वीर कौन है जिसका इसने फोन नहीं उठाया? आदि सोच ही रहा था कि तब तक आराध्य का फोन फिर से बजने लगा। आराध्य ने झल्ला के फोन साइलेंट पर कर दिया और गाड़ी के बाहर देखने लगी। रूही, किसका कॉल आ रहा है, कर ले रिसीव। आराध्य, वीर का कॉल है यार, अभी मन नहीं है बात करने का। रूही ने भी जैसे ही वीर का नाम सुना वो भी शांत पड़ गई। अपना बसेरा। थोड़ी देर बाद वो तीनों बसेरा पहुंच गए। आदि तो उस जगह को देखते ही रह गया। आराध्य कार से उतर के सीधे अंदर चली गई। आदि, इट्स सो ब्यूटीफुल। रूही, हाँ भाई, ये खुद आरू ने बनवाया है। उसका मानना है कि जो बहू बेटी या रिश्तेदार अपने बुजुर्ग लोगों का ध्यान नहीं रखते उनको हम इस जगह रखेंगे, और वहाँ थोड़ी दूर पर ही बच्चों के लिए भी जगह बनवाई है। उसका मानना है जो बच्चे अनाथ होते हैं उन्हें इससे बड़ों का प्यार मिल जाएगा और बड़ों को भी बच्चों का साथ मिल जाएगा, जिससे वो अपने घर को याद न करे ज्यादा। आदि आराध्य को देखता है जो थोड़ी ही दूर पर कुछ फाइल्स को पढ़ रही थी और पास ही खड़े एक लड़के को कुछ समझा रही होती है। आदि बहुत अच्छी थिंकिंग है उसकी, वैसे उसे देख के लगता नहीं कि वो चीजों को इतनी गहराई से सोचती होगी। रूही भाई, वो ऐसी ही है। आराध्य को कुछ बच्चे अपने साथ ले जाते हैं। रूही भी आदि को लेकर बच्चों के पास आ जाती है, फिर वो दोनों वही थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलती है। आदि उन दोनों की वीडियो बना रहा होता है। थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलकर वो तीनों बसेरा से निकल जाते हैं। कार में एक बार फिर से वीर का कॉल आता है। इस बार आराध्य कॉल उठा लेती है। आराध्य, हेलो। वीर, हेलो बेबी, तुमने कहाँ रखा था फोन, मैं कब से कॉल लगाते लगाते परेशान हो गया। आराध्य, सॉरी, वो थोड़ा बिजी थी और फोन भी साइलेंट पर था तो पता नहीं चला। वीर, चलो कोई बात नहीं, पर अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा बताओ तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलने का मन है अभी। आराध्य, अभी कैसे, अभी तो रूही के साथ हूँ, हम लोग मरीन ड्राइव जा रहे हैं। वीर, कोई बात नहीं, वही पास में हमारा होटल भी है, तुम वही आ जाओ। आराध्य, पर रूही नहीं मानेगी। वीर, रूही तुम्हारे साथ ही है ना, तो फोन जरा स्पीकर पे डालो, मैं उससे बात करता हूँ। आराध्य फोन स्पीकर पे डाल देती है। रूही, वीर को तुमसे बात करनी है, फिर धीरे से रूही को बोलती है, मना कर देना यार प्लीज, मुझे नहीं मिलना। रूही पलके झपकाकर उसे हाँ बोलती है। आदि जो इतनी देर से ड्राइव कर रहा था वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर वीर है कौन और ये दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। रूही, हेलो वीर। वीर, हेलो रूही, यार तुम प्लीज बेबी को लेकर यही मरीन ड्राइव के पास वाले होटल में ले आओ ना। रूही, पर हमारे साथ मेरा बड़ा भाई है, उसे कैसे समझाऊं मैं? वीर, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बेबी से मिलना है अभी। अगर तुम दोनों इतना ही बिजी हो तो फिर मैं अभी अंकल को कॉल करता हूँ, फिर आज शाम को बेबी मेरे साथ रहेगी।
रूही नहीं वीर, तुम अंकल को कॉल मत करो, हम आते हैं। वीर ओके। आराध्या घूर के रूही को देखती है। रूही वॉट, ऐसे क्या देख रही है, तुझे तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए, वरना अगर वो झिंगुर कहीं अंकल को कॉल कर देता ना, तो तुझे अपना पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड करना होता। आदि जो इतनी देर से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है, वो खींच कर बोलता है, कोई मुझे भी कुछ समझाएगा कि कहाँ जाना है, और ये वीर कौन है, और वो इसे बेबी बेबी क्यों बोल रहा था। आराध्या भी चिढ़कर बोलती है, साथ चल रहे हो ना तो सब कुछ पता लग ही जाएगा, अभी तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो। आदि मुंह बना के ड्राइव करने लगता है और रूही उसे रास्ता बताने लगती है। लगभग 10 मिनट बाद ही वो लोग एक होटल के बाहर पहुंचते हैं। होटल बेहद ही खूबसूरत होता है और होटल की एंट्री पर ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, स्काई होटल ऑफ खन्ना इंडस्ट्रीज। रूही और आराध्या नीचे उतर जाते हैं। आदि कार पार्क करने चला जाता है। आरू और रूही वहीं पर खड़ी होकर आदि के आने का वेट कर रही होती है। आदि कार पार्क करके आता है, फिर वो तीनों होटल के अंदर जाते हैं। होटल जितना खूबसूरत बाहर से था, उतना ही आलीशान अंदर से भी था। वो लोग अंदर पहुंचे ही थे कि एक स्मार्ट सा लड़का आके सीधे आरू के गले लग गया। आदि ने उसे देखा तो वो आरू से उसे दूर करने के लिए बढ़ा ही था कि तब तक उस लड़के की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो वहीं रुक गया। लड़का, बेबी आई मिस यू सो मच, और उसने आरू पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। आरू वैसे ही सीधे खड़ी रही, उसने उस लड़के को हग नहीं किया, उसके हाथ नीचे ही थे। आरू, वीर मुझे छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। वीर आरू को छोड़ देता है, फिर रूही को हेलो बोलता है और आदि की तरफ देखकर बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ही रूही के भाई हो, राइट? आरू, हाँ ये ही रूही के भाई है, आदित्य राठौर। आदि आरू को देखने लगा। ये पहली बार था जब उसने आदि का नाम लिया था, वरना तो उसने न जाने खुद ही आदि को कितने नाम दे डाले थे। वीर आदि से हाथ मिलाता है, फिर बोलता है, हेलो आई एम वीर खन्ना, आराध्य का मंगेतर। फिर आरू का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। आरू आदि का हाथ पकड़ लेती है। आदि हैरानी से उसे देखता है तो वो बोलती है, तुम भी तो चलोगे साथ में ही, और रूही भी चलेगी? आदि हाँ में अपना सर हिला देता है और फिर वो उसके साथ ही चल देता है। रूही भी उनके साथ ही चल देती है। वो चारों एक प्राइवेट रूम में पहुंचते हैं जहां वो लोग साथ में लंच करने वाले थे। वीर किसी काम से रूम के बाहर जाता है और आदि भी वॉशरूम में चला जाता है कि तभी एक लड़की भी दरवाजा खोल के रूम में आती है। उसने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और हैवी मेकअप कर रखा था। रूही, रिया तुम यहाँ, इस एवरीथिंग ओके? आरू, उसे मैंने ही बुलाया था, मैंने सोचा वो भी साथ में लंच कर लेगी। रिया आके आरू के बगल में बैठ जाती है और फिर दोनों को हेलो बोलती है। रिया को एक कॉल आता है तो वो साइड में चली जाती है। जब वापस आती है तो उसका वो थोड़ी उदास सी लगती है। आरू, क्या हुआ रिया, तुम सैड क्यों हो? रिया, यार पता नहीं कौन पागल है, रोज फोन करके प्रपोज करता है और गलत बातें भी बोलता है। उसका नंबर ब्लॉक करती हूँ तो दूसरे नंबर से कॉल करके फिर वही सब बोलता है और रोज आके मिलने को बोलता है। दुखी हो गई हूँ। आरू, ओ कोई बात नहीं, तू उसे कॉल लगा, मैं उससे बात करती हूँ। रिया, कोई फायदा नहीं है, वो बहुत ही वाहियात बातें बोलता है। रूही, जब वो बोल रही है कि वो हैंडल कर लेगी तो तू लगा देना कॉल। रिया कॉल लगती है और स्पीकर पर कर देती है। 3 से 4 रिंग जाने के बाद ही वो कॉल रिसीव हो जाती है। तभी उधर से एक लड़के की आवाज आती है, रिया मेरी जान, क्या बात है, आज तुमने खुद से मुझे कॉल किया है, मैं जानता था तुम भी मुझसे प्यार करने ही लगोगी। जल्दी बताओ कहाँ पर मिलने आओगी? वो कुछ और भी बोलता, तब तक आरू बीच में ही बोल पड़ी। आरू, सुन बे, सूखे हुए पीपल की पत्ती में छुपकर बैठी हुई भूतनी के पैर के टूटे हुए नाखून से निकलते हुए खून से पैदा हुए बैक्टीरिया, अगर तूने दोबारा से रिया को दुखी किया ना तो तेरी कसम तुझे टकला करके फिर तेरा मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे मुंबई के चक्कर कटवाऊंगी और फिर तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू भीख मांगने लायक भी नहीं बचेगा, समझा? लड़का, तू कौन है और रिया कहाँ है? उसका फोन तेरे पास कैसे आया? आरू, अबे तेरी मौत बोल रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ। अगर तूने अपनी कमीनागिरी नहीं छोड़ी न तो तुझे सड़े हुए अंडे और गले हुए टमाटर फेंक फेंक के मरूंगी और एक भी मिस नहीं करूंगी। लड़का, अबे तू है कौन? आरू, इस शहर की एसीपी हूँ, अग्नि ठाकुर। लड़का, अग्नि ठाकुर? आप? सच? मैं अग्नि ठाकुर बोल रही है, वो अटकते हुए इतना ही बोल पाता है। आरू, हाँ, और अब सुन, तेरा तो मैं इस तरह से एनकाउंटर करूंगी कि जानवर भी तेरी लाश को देख के कांप उठेंगे। रिया बहन जैसी है मेरी और तू उसे दुखी कर रहा है। अबे उसे तो क्या, अगर तूने किसी भी लड़की को दुखी किया और मुझे पता चला तो तेरी जान ले लूंगी। अबे तेरी तो। वो बोल ही रही होती है कि तब तक कॉल कट जाता है। आरू, इसने तो कॉल ही काट दिया, एक मिनट अभी इसे बताती हूँ। वो दोबारा कॉल लगती है पर फोन स्विच ऑफ बताता है। आरू, लो, ये तो इतने में ही डर गया, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया था। वो मासूमियत से रिया और रूही की तरफ देखकर बोली।
जो पहले से ही मुंह फाड़े उसे देख रही थी। बहुत देर से ही आदि अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए वॉशरूम के गेट पर ही खड़ा था। जब उससे और ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए आके आरू के पास बैठ गया। वो लगातार हंसे ही जा रहा था और साथ में रूही और रिया भी हंसने लगी। वीर जो बाहर से आया था सबको हंसते हुए देखकर उसने आरू से पूछा, बेबी क्या हुआ, ये सब हंस क्यों रहे हैं? आरू खींचकर बोली, मुझे क्या पता, इन्हीं से पूछो। अगर अब तुम तीनों में से कोई भी हंसा तो मैं सच बोल रही हूँ, उससे बात नहीं करूंगी। वो तीनों ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। लंच भी आ गया। फिर पांचों ने बैठ के लंच किया और फिर वो सब वही बैठ के बातें करने लगे। अचानक से वीर ने आरू के हाथ पकड़ लिया। आरू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में थी। आदि ने जब वीर को आरू का हाथ पकड़े देखा तो वो रूही से बोला, आदि रूही मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मुझे घर जाना है। रूही प्लीज चल, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। आरू ने जल्दी से वीर से हाथ छुड़ाया और आदि के पास आकर, आदित्य क्या हुआ? आदि आराध्य पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। आरू ओके फाइन, हम हॉस्पिटल चलते हैं। वीर रिया मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। और वो आदि और रूही को लेके होटल से निकल जाती है। रास्ते में रूही स्पीड से कार भगा रही थी। आरू आदि को लेकर पीछे बैठी थी। वो आदि के हाथों को लगातार मसल रही थी। वो लोग हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर ही होते हैं कि आदि अचानक से नॉर्मल होकर बैठ जाता है और रूही को कार घर ले चलने को बोलता है। आरू पर तुम्हें दर्द हो रहा था, हमें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। रूही हाँ भाई, एक बार चेक करवा लेते हैं। आदि कोई जरूरत नहीं है, वो शायद इतनी देर से बंद रूम में बैठा था इसीलिए तो अजीब लगने लगा, तू घर चल। आरू पक्का न तुम ठीक हो? आदि हाँ पक्का। रूही तू घर चल, अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, वैसे भी कल से ऑफिस भी ज्वाइन कर लूंगा तो रेस्ट जरूरी है। रूही ओके भाई। वीर हाथ में कुछ पेपर्स लिए बैठा था और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। टू बी कंटिन्यू। वीर अपने हाथों में कुछ पेपर्स लिए बैठा था, उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। वीर बेबी बेबी बेबी, बहुत शौक है ना तुम्हें समाज सेवक बनने का? बस एक बार तुम्हारे सिग्नेचर हो जाए इन पेपर्स पर, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम अपना मुंह छुपाती फिरोगी, और तुम्हारा वो सुकौल दादा भी फिर कुछ नहीं कर पाएगा। बस अब कुछ दिन और फिर हमारी शादी हो वाला दिन भी आ ही जाएगा और मेरा ऑलमोस्ट आधा काम तो उसी दिन हो जाएगा। और जोरों से हंसने लगता है। राठौर मेंशन। आदि अपने रूम में चक्कर काट रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। आदि हाउ कुड आई, मैंने वैसे रिएक्ट क्यों किया? आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मतलब अजीब सा लग रहा है, सीरियसली मैं क्या बकवास किए जा रहा था? और वो मिस वैम्पायर यार, वो भी तो उस झुनझुने वीर के साथ कितना अजीब बिहेव कर रही थी। मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो झुनझुना क्या बोल रहा था। बेबी अबे मैं फुट, पता नहीं मिस वैम्पायर कैसे झेलती होगी उस झुनझुने को। खैर मुझे क्या आदि, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। अभी पर अभी रूही और नव का मैटर भी तो देखना है। क्या करूं, मिस वैम्पायर को कॉल लगाता हूँ, पर नंबर भी तो नहीं है। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ दिस। उधर रूही और आरू नीचे गार्डन में बैठे होते हैं। रूही बेबी मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब तुझे उस झींगुर से प्यार नहीं है तो तू उससे शादी कर क्यों रही है? आरू तुझे तो पता है फिर भी, और जरूरी थोड़ी है कि प्यार हो तभी शादी की जाए, प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है। वैसे भी मुझे ये आजकल की रिलेशनशिप वाली चोंचलेबाजी पसंद नहीं है, और तुझे पता है मेरी जिंदगी में जो होना होगा वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। रूही उसने तेरे बड़े पापा की जान बचाई इसीलिए तू उससे शादी कर रही है क्योंकि तेरे बड़े पापा को वो बेस्ट लगता है। और रही बात प्यार की तो बेबी दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। तुझे भी कभी शायद किसी न किसी से प्यार हो ही जाएगा, पर मेरा दिल कहता है कि वीर वो बंदा नहीं है। तभी आरू के फोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ती है और फिर रूही से बोलती है, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल मुझे ये सब नहीं सोचना, तू घर जा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। रूही पर कहाँ जाना है, ये तो बता, मैं भी चलती हूँ। आरू नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तू घर जा। और रूही की बात सुने बिना ही निकल गई। रूही ये कभी कभी बड़ा अजीब बिहेव करती है, पता नहीं अचानक से कहाँ चली जाती है। हे माता रानी, अब आप प्लीज जल्दी से उस झींगुर को इसकी लाइफ से निकाल फेंको और एक ऐसा लड़का इसकी जिंदगी में भेजो जो इससे बेइंतहा मोहब्बत करे। और फिर वो उठ के घर चली जाती है। रात के करीब 9 बजे मुंबई के बाहर आकर आरू एक जगह खड़ी होती है। वो एक खंड जैसी जगह होती है। आरू एक जगह अपना हाथ रखती है, उसके हाथ रखते ही वहां की जमीन में से एक गेट खुलता है। वो सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर के आती है तो वो एक हैकिंग रूम जैसा कुछ होता है। अंदर ही राम एक चेयर पर बैठा होता है, वो कंप्यूटर पे कुछ कर रहा होता है। आरू राम कितना टाइम लगेगा, हमें प्रैक्टिस भी करनी है, फिर जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। राम बस हो गया ये देख।
आरू सब कुछ पढ़ती है, फिर धीरे से मुस्कुरा देती है। वो राम की तरफ देखकर बोलती है, वेल डन राम, इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफी है, और फिर से मुस्कुराने लगती है। राम, ओहो, सो आवर डेविल डॉन इज बैक। अब जलेगी इन सालों की लंका। आरू, हम और उसे जलाएंगे हम, यानी आराध्य। आरू के बोलने से पहले ही राम बोल पड़ा। आरू मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों ही एक रूम की तरफ बढ़ गए जहां कुछ पंचिंग बैग्स टंगे हुए थे। आरू बिना रुके लगातार एक पंचिंग बैग पर मुंह के बरसाने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त नफरत साफ देखी जा सकती थी। राम वहीं पर एक टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर तक वो आरू को मारते हुए देखता रहा, फिर आकर उसने एकदम से आरू के हाथ पकड़ लिए। राम, बस कर, अब तू वो मर जाएगा, ये मत भूल कि हमें उससे इन्फॉर्मेशन भी निकालनी है। आरू एकदम से शांत पड़ गई। उसने वहीं पर एक पानी से भरे हुए ड्रम में अपना चेहरा डुबो दिया। थोड़ी देर बाद ही उसने अपना चेहरा उस ड्रम से निकाल लिया। राम ने उसे एक टॉवल दी। उसने अपना चेहरा पोंछा, फिर राम से बोली, राम, इसे बाहर निकालो। राम ने उस पंचिंग बैग को खोला तो उसमें से एक खून से लथपथ आदमी बाहर निकला। वो आदमी लगभग बेहोश ही होने वाला था। राम उसके ऊपर पानी डालता है, फिर आरू उसे एक इंजेक्शन लगाती है। आरू और राम दोनों ही थोड़ी देर तक उससे कुछ पूछते हैं। थोड़ी देर बाद ही जब दोनों बाहर आते हैं तो वहीं पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर बॉस कॉलिंग शो होने लगता है। राम जल्दी से कॉल रिसीव करता है। स्क्रीन पर एक आदमी जिसकी उम्र करीब 45-46 के आसपास होगी, वो एक चेयर पर बैठा हुआ नजर आता है। बॉस आराध्य, हमने एक जानकारी मिली है, आपको अपने आसपास के ही कुछ लोगों से खतरा है, आपको उनसे बच के रहना होगा। आरू, हम सब जानते हैं, बस सही वक्त का इंतजार है, वो भी बहुत जल्द ही आने वाला है। बॉस, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, हमें आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। राम, तुम कल ही दुबई के लिए निकलोगे, वहां से हमें कुछ लीड मिली है। वो दोनों ही थोड़ी देर उनसे कुछ बातें करते हैं, फिर आरू और राम दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। आरू करीब 2 बजे अपने घर पहुंचती है। वो वहां बालकनी में लगे हुए पाइप के सहारे ही अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद चेंज करके सोने चली जाती है। सुबह करीब 11 बजे आरू की नींद खुलती है। वो पहले अपनी पंचिंग करती है, फिर फ्रेश होकर नीचे आती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। नीचे हॉल में वीर अपने पापा के साथ बैठा हुआ था और उनके साथ ही पंडित भी थे। आरू वहां जाकर मनोहर जी, वीर के पापा, को नमस्ते बोलती है, फिर किचन में चली जाती है। किचन में जाके वो राखी जी से पूछती है, बड़ी माँ, बाहर ये सब क्या चल रहा है? ये वीर सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी अपने पापा के साथ? उसके सवाल का जवाब राखी जी दे पाती उससे पहले ही सीमा जी बोल पड़ी, ओ उग्रवादी, क्या मतलब है तेरा कि वो यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, ससुराल है उसका, और सुबह नहीं दोपहर हो चुकी है। आज तो वो मनोहर जी के साथ इसीलिए आया है क्योंकि तुझे तो शायद याद होगा नहीं, पर उसे अच्छे से याद है, और हमें भी कि 2 हफ्तों के बाद से ही तेरी शादी की सभी रस्म शुरू हो जाएंगी, फिर तुम दोनों मिल भी नहीं पाओगे, समझे? इसीलिए वो आज का पूरा टाइम तेरे साथ बिताना चाहता है, और मनोहर जी को भी आज हमने लंच के लिए रोक लिया है, तो तू जा और रेडी हो जा जाके। आरू को तो वीर के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये सुन के ही चक्कर आने लगता है, पर वो खुद को संभाल लेती है। आरू, पर मम्मी, मुझे आज बसेरा जाना था, वहाँ एक बहुत जरूरी मीटिंग होने वाली है, आप वीर से बोल देना मैं आज नहीं जा पाऊंगी। सीमा जी, मैं कुछ नहीं जानती, तू वीर के साथ जाएगी मतलब जाएगी, और वैसे भी तू चिंता मत कर, हम लोगों में से कोई भी तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आरू, बड़ी माँ, आप मम्मी को समझाइए न, मीटिंग जरूरी है, वो जर्नलिस्ट बहुत फेमस है, बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है, और मम्मी है कि समझ ही नहीं रही। राखी जी, कोई बात नहीं सीमा, उसका मन नहीं है जाने का तो रहने दो। वैसे एक बात बताओ आरू बेटा, तुम खुश तो हो न इस रिश्ते से? और बेटे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम अभी भी बता सकती हो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है बेटा। सीमा जी, दीदी आप ये क्या बोल रही है? वीर इतना अच्छा है, और उससे भी बड़ी बात कि भाई साहब ने उसे आरू के लिए चुना है तो। राखी जी, सीमा जी को बीच में ही रोकते हुए, सीमा, बात यहाँ आरू की जिंदगी की है। आरू, बड़ी माँ, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, मैं खुश हूँ। राखी जी प्यार से उसका गाल छूते हुए, ओके बेटा, अब बाहर चले। आरू जी, बड़ी माँ। बाहर आकर आरू एक साइड खड़ी हो जाती है। मनोहर जी उसे ऐसे खड़े देखते हैं तो बोलते हैं, बेटा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आके हमारे पास बैठो, वैसे भी हम बहू नहीं बेटी ले जाना चाहते हैं। आरू बस मुस्कुरा दी और उनके पास आके बैठ गई। वो सभी लोग बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद रूही भी आरू के घर ही आ गई। वो गेट पर खड़ी होकर ही अंदर देखती है तो सब बैठे थे। वीर और मनोहर जी की पीठ थी उसकी तरफ, तो वो उन्हें देख नहीं पाती। राखी जी जब उसे गेट पर खड़े देखती है तो उससे बोलती है, अरे रूही बेटा, तू वहां क्यों खड़ी है, अंदर आ। रूही अंदर आती है। वो अंदर आके वीर और मनोहर जी को देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और उन्हें नमस्ते बोलती है।
रूही जाके आरू के पास बैठ जाती है। आरू के कान में धीरे से बोलती है, ये झींगुर तेरे घर पे क्या कर रहा है? बाद में बताऊंगी, आरू धीरे से बोलती है। सीमा जी, वीर बेटा तुम तीनों जाके कहीं घूम आओ, हम बड़ों के बीच में तुम लोग ऐसे ही बोर हो जाओगे। वीर, अरे नहीं मम्मी जी, इट्स ओके। रूही हैरानी से आरू की तरफ देखती है, जैसे पूछना चाहती हो कि ये इसकी मम्मी कब बनी बे। सीमा जी, अरे कोई नहीं बेटा, फिर भी घूम ही आओ, अब वैसे भी शादी से पहले मिलने नहीं दिए जाओगे तुम आरू से। वीर जी, मम्मी जी। आरू, वैसे वीर अगर तुम नहीं चाहते तो इट्स ओके। वीर, अरे कोई बात नहीं, अब मम्मी जी ने बोला है तो जाना चाहिए हमें, चलो चलते हैं। आरू एक नजर अपनी मम्मी की तरफ घूर के देखती है, फिर रूही और वीर के साथ बाहर आ जाती है। वीर अपनी कार पार्किंग से निकालने के लिए चला जाता है तो रूही आरू से बोलती है, अब बता कि ये सब चल क्या रहा है। और तुझे एक बात बोलूं, तेरी वजह से मुझे भी उस झींगुर के साथ घूमने पड़ता है। क्या जरूरत थी तुझे मुझे बुलाने की, जब तुझे पता है कि मुझे ये झींगुर कतई पसंद नहीं है। आरू, यार पता नहीं मम्मी को क्या है, उन्होंने ही ये कारस्तानी की है और 2 हफ्तों के बाद से ही सब रस्म वगैरह शुरू होंगी, इसलिए ये और अंकल आए हुए हैं। रूही, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये झींगुर आंटी को मम्मी जी क्यों बोल रहा था? शादी होने वाली है, हुई नहीं है, जो ये अभी से खून जला रहा है मेरा। आरू झल्लाते हुए, यार मुझे नहीं पता, उसी से पूछ ले जाके। और एक बात बता, तुझे इतनी दिक्कत क्यों है झींगुर आई मीन वीर से? उसने तेरी कौन सी बहन छेड़ दी है? रूही, बहन नहीं, बहन से भी बढ़ के जो दोस्त को छेड़ रहा है मेरी, उसका क्या? भगवान जाने तू क्यों इस झींगुर से शादी कर रही है। आरू के चेहरे पर एक पल को रहस्यमयी सी मुस्कान आई, पर अगले ही पल उसने वो छिपा ली। फिर रूही से बोली, समय आने पर सब पता चल जाएगा। रूही कुछ और भी बोलती, तब तक वीर कार ले आया। रूही पहले ही जाकर पीछे बैठ गई। आरू ने उसे घूर के देखा तो उसने अपने दांत दिखा दिए। आरू भी आगे आके बैठ गई। फिर वीर ने अपनी कार आगे बढ़ा दी। वीर ने अपनी कार एक मॉल के बाहर रोकी। वीर, बेबी और रूही तुम दोनों अंदर जाके शॉपिंग कर लो, मेरी भी एक मीटिंग है इसी मॉल में। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आई हो, लेकिन बेबी अगर ये मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती तो मैं कैंसिल कर देता, पर ये जरूरी है। आरू की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई। जैसे ही उसने सुना कि वीर उन दोनों के साथ नहीं होगा, फिर भी उसने थोड़ा सा सैड फेस बना लिया और ओके बोल दिया। वीर ने उनको वही शॉपिंग सेक्शन में छोड़ा और खुद अपनी मीटिंग के लिए ऊपर ही बने एक रेस्टोरेंट में चला गया। वीर के जाते ही आरू ने रूही को हाई फाई दिया, फिर रूही वही जमीन पर बैठ गई। आरू उसे उठाते हुए, उठ जा मेरी माँ, सब हमें ही देख रहे हैं। रूही, आरू तुझसे एक बात बोलो, माता रानी ही जानती होंगी कि तू इस झींगुर को कैसे झेलेगी, मुझे तो इसकी शक्ल देखकर चीड़ मचती है। आरू, अरे बेबी तू टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगी, पर तू पहले उठ तो। रूही उठ जाती है। फिर वो दोनों वहीं पर कुछ कपड़े देखने लगती है कि अचानक से उन्हें गोली चलने की आवाज आई। टू बी कंटिन्यू।